पढ़ने वाले ब्रूड पैरासिटिजम्स। ब्रूड पैरासिटिजम्स क्या मतलब होता है? ब्रूड पैरासिटिज्म ब्रूड पैरासिटिज्म का क्या मतलब होता है? ब्रूड पैरासिटिज्म जो होता है वो मेनली आपको पता है कोयल और कोए के बीच में देखने को मिलता है। कुकू यानी कि कोयल। क्या होता है कि कोयल जो होती है वो अपने अंडे जो होती हैं वो क्रो के यानी कि कोए के घोंसले में देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कोयल अगर अपने अंडे अपने घोंसले में देगी तो कोए के मारने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। और क्या होता है कि जो कोयल होती हैं वो क्रो के यानी कि कोए के घोंसले में क्यों अंडे देती हैं? क्योंकि वो दोनों के जो अंडे होते हैं वो एक समान होते हैं। और कोआ अपने अंडे उनको क्या एक मतलब एक समान होने की वजह से कोआ सोचता है भाई अंडे अपने ही हैं, तो अपने हैं तो कोयल क्या करेगी उसको कोआ क्या करेगी उसको सेक देगा। जो टेम्परेचर उसको मिलना चाहिए वो उसको ध्यान रखना है, उसका प्रोटेक्शन करना है, सारा काम कोआ करेगा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मतलब बचाने के लिए कोयल ऐसा क्यों करती है? तो ऑब्वियसली बात है कोए के द्वारा जो हानि पहुंचाई जा सकती है उसके अंडों को, इसलिए उसको बचाने के लिए क्या करेगा ऐसा करेगी। तो अपन लिखेंगे क्या? यह जो घटना हुआ है क्रो एंड कुकू यानी कि कोयल के बीच देखने को मिलती है इसमें क्या हो कोयल अपने अंडे क्रो के घोंसले में रखती हैं। क्रो के घोंसले में रखती है। क्रो उन अंडों को अपना समझकर सेकता है। यह अभिक्रिया ब्रूड पैरासिटिज्म कहलाती है और यह अभिक्रिया को इवोल्यूशन एंड जैव विकास को दर्शाती है। यह अभिक्रिया को इवोल्यूशन यानी कि जैव विकास को दर्शाती है, यानी कि जैव विकास को दर्शाती हैं। ये लाइन आपको समझाने लायक है कि जैव विकास का क्या मतलब है, को इवोल्यूशन क्या तात्पर्य इस लाइन का। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जो जैव विकास का मतलब होता है कि जैसे आप समझो कि अगर कोयल अपने अंडों क्रो के घोंसले में क्यों दे रही है, ऐसा कोए को क्यों पता नहीं पड़ रहा? क्योंकि दोनों का रंग समान है, दोनों के अंडों का रंग समान है, आकार समान है, उनकी आकृति भी समान है। जब दोनों में कोई डिफरेंस है ही नहीं, तो जब दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो अगर डिफरेंस है ही नहीं तो फिर क्या होगा भाई? अगर कोई डिफरेंस है ही नहीं तो इसका मतलब क्या करेगा? कोआ अपना कोयल के अंडों को क्या है अपना समझ लेगा, और अपना समझने के बाद क्या होगा? वो सेक लेगा। किसके? कोयल के अंडों को। तो एक बात बताओ, जैव विकास में इसकी क्या भूमिका है? जैव विकास में भूमिका यह है कि अगर कोए के अंदर जैव विकास हो जाता है, इवोल्यूशन होता है, कोए के अंदर विकास होता है, और कोए के अंदर विकास होगा, तो कोए के जो अंडे होंगे उनके भी क्या होंगे? विकास होगा। तो उनके अगर हो सकता है कि जैव विकास के उनके जो अंडे पैदा होते हैं उस वक्त उसके रंग में विभेदन हो, है ना, उसके आकार में, उसकी आकृति में परिवर्तन आ सकता है। तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से फिर वापस कोयल सेक नहीं पाए। कोयल जो होती है वो अपने अंडों को क्रो के घोंसले में नहीं रख पाएगी, क्योंकि उनको पता है कि उनके आकार तो सेम है ही नहीं, तो क्रो उनको मार सकता है। तो इसलिए क्या करना है, कोयल को भी अगर अपने अंडे वापस कोए से ही सेकवाने हैं का मतलब वापस क्या सेकने हैं,
तो फिर क्या करना पड़ेगा, कोयल के भी अंदर उसके जैव विकास को होना चाहिए, या कोयल को भी जैव विकास दर्शाना पड़ेगा। तभी कोयल अगर जैव विकास दर्शाएगी तो वापस कोयल के द्वारा पैदा किए गए अंडे कोए के अंडों के साथ समानता दर्शाएंगे, रंग में, आकृति में, आकार में, तभी ये जैव विकास संभव हो सकता है। ओके, अब अपन आगे देखते हैं। आगे टॉपिक है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि समष्टि घनत्व। पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि समष्टि घनत्व क्या होता है? समष्टि घनत्व का मतलब होता है प्रति क्षेत्रफल के अंदर पाई जाने वाली जीवों की संख्या, प्रति क्षेत्रफल में कितने जीव पाए जाते हैं उसको अपन क्या कहेंगे? समष्टि घनत्व। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है जीवों की संख्या प्रति क्षेत्रफल। पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि कैपिटल एन से इसको क्या करेंगे? शो करेंगे। और इसका मतलब होता है जीवों की संख्या प्रति क्षेत्रफल, जीवों की संख्या प्रति क्षेत्रफल, जीवों की संख्या प्रति क्षेत्रफल। किसी भी एक एरिया है, कोई आपका ये एरिया है, इस एरिया के अंदर कितने जीव पाए जा सकते हैं, वो उसकी क्या कहलाएगी? प्रति क्षेत्रफल में कितने जीव हो सकते हैं, वो उसका क्या कहलाएगा? पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है, उसको क्या क्या कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करेंगे? तो पॉपुलेशन डेंसिटी को प्रभावित करने वाले कारक, पॉपुलेशन डेंसिटी को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पॉपुलेशन, जिसको अपन कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी को सबसे पहले करेगा नेटेलिटी। प्रभावित करने वाले कारक कौन है? नेटेलिटी। नेटेलिटी का मतलब क्या होता है? जन्म दर। नेटेलिटी का मतलब होता है जन्म दर, यानी कि बर्थ रेट, जिसको अपन कैपिटल बी से शो करेंगे, ये पॉजिटिव। और दूसरा होता है आपका मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब मृत्यु दर, इसको अपन डी से शो करेंगे, डेथ रेट। फिर होता है आपका इमिग्रेशन, IMM, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का क्या मतलब होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर कोई अगर जाति आ रही है तो उसे क्या कहेंगे अपन? इमिग्रेशन, प्लस से शो करेंगे। और एक होता है एमिग्रेशन। क्या होता है? एमिग्रेशन, एमिग्रेशन। एमिग्रेशन का मतलब होता है, इसको अपन शो करेंगे ई से, ठीक है। ये चार कारक हैं जो पॉपुलेशन की डेंसिटी को प्रभावित करते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी को प्रभावित करने वाले चार कारक कौन कौन से हैं? बर्थ रेट यानी कि नेटिलिटी, डेथ रेट यानी कि मोर्टेलिटी। इमिग्रेशन का मतलब होता है, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब होता है किसी भी पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर आने वाली जीवों की संख्या क्या कहलाती है? इमिग्रेशन। एमिग्रेशन यानी एग्जिट होना, आई से आना, ई से एग्जिट होना। ई से एग्जिट होने का क्या मतलब? कोई भी पॉपुलेशन से अगर कोई जीव छोड़ के जा रहा है उसको, तो उसे अपन क्या कहेंगे? एमिग्रेशन कहेंगे, ठीक है। और अब अपन देखते हैं इनकी परिभाषा, मैंने आपको बता देता हूं, वैसे बहुत सिंपल है। इनकी परिभाषा आपको क्या ध्यान रखनी है, अगर आप याद रखते हैं तो। पॉपुलेशन ग्रोथ के अगर एनसीईआरटी की क्या क्या लाइन है, मोर्टेलिटी आपको ये ध्यान रखना है कि देखो लिखा हुआ है पॉपुलेशन ग्रोथ में कि किसी स्पीशीज के लिए पॉपुलेशन का साइज स्टैटिक पैरामीटर नहीं है, ये समय समय पर चेंज होता रहता है। यह साइज निम्न फैक्टर पर डिपेंड करती है: फूड अवेलेबिलिटी, प्रीडेशन प्रेशर, एडवर्स वेदर पे। वास्तव में पॉपुलेशन डेंसिटी में होने वाले चेंज हमें पॉपुलेशन की हैपनिंग्स
एंड डेंसिटी का बढ़ना या घटना की जिम्मेदारी देते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि कैसे बढ़ेगी पॉपुलेशन डेंसिटी और कैसे घटेगी, आप बताओ। नेटिलिटी का मतलब होता है बर्थ रेट, और मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर यानी कि डेथ रेट, और इमिग्रेशन यानी कि जनसंख्या के अंदर जीवों का आना और जनसंख्या से जीवों का जाना, एमिग्रेशन। तो आप बताओ मुझे कौन जो है वो बढ़ावा देंगे भाई, पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ावा देने वाले कौन होंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ावा देने वाले कौन होंगे, इमिग्रेशन और नेटिलिटी क्या होंगे, नेटिलिटी और इमिग्रेशन जो होंगे ये पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। जबकि इमिग्रेशन और मोर्टेलिटी, कोई अगर कोई जीव मर रहा है, कोई छोड़ के जा रहा है जनसंख्या को, तो ऑब्वियसली बात है वो क्या करेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी को घटावा देंगे या फिर कम करेंगे। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ावा कौन देंगे, नेटिलिटी, नेटिलिटी यानी कि जन्म दर, एंड इमिग्रेशन, इमिग्रेशन पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करेंगे, बढ़ावा देते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करेंगे, बढ़ावा देते हैं। जबकि एग्जिट यानी कि इमिग्रेशन, इमिग्रेशन और डेथ रेट यानी कि मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी जो होते हैं वो क्या करें, पॉपुलेशन डेंसिटी को, पॉपुलेशन डेंसिटी को घटाते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखिए आप। ठीक है। और कोई जैसे नेटिलिटी के परिभाषा इसमें क्या दे रखी, गिवन पीरियड में पॉपुलेशन में जन्म लेने वाले ऑर्गेनिज्म की संख्या क्या कहलाती है, नेटिलिटी, जिसको अपन जन्म दर कहते हैं। इस बार का नीट के क्वेश्चन भी था पिछले साल का, कि नेटिलिटी की स्पेलिंग पूछी थी ना, जन्म दर को क्या कहते हैं, नेटिलिटी कहते हैं। फिर मोर्टिलिटी का मतलब गिवन पीरियड में पॉपुलेशन में मरने वालों की संख्या। इमिग्रेशन का मतलब गिवन पीरियड में हैबिटेट में कहीं और से आने वाले सम स्पीशीज की संख्या। मैंने आपको बताया कोई भी पॉपुलेशन डेंसिटी उसके अंदर कोई कौन सा जीव आ रहा है बाहर से, उससे अपन क्या कहते हैं, इमिग्रेशन। गिवन पीरियड टाइम में हैबिटेट यानी कि आवास को छोड़कर जाने वाले पॉपुलेशन की इंडिविजुअल्स की जो संख्या है वो क्या कहलाती है, इमिग्रेशन कहलाती है। और एक लाइन है कि जनरल कंडीशन में पॉपुलेशन डेंसिटी को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स में बर्थ और डेथ सबसे इंपॉर्टेंट है। इन सब में पूछा जाए ना कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन से होते हैं, तो नेटिलिटी और मोर्टिलिटी यानी कि बर्थ और डेथ जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किसमें, जनरल कंडीशन में पॉपुलेशन डेंसिटी को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स में बर्थ और डेथ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर माने जाते हैं। न्यू हैबिटेट के कॉलोनाइज होने पर पॉपुलेशन की ग्रोथ में बर्थ रेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बर्थ रेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहता है आपका इमिग्रेशन होता है। अगर कोई न्यू हैबिटेट बन रहा है ना, न्यू हैबिटेट का मतलब वहाँ पे कोई पॉपुलेशन डेंसिटी अगर न्यू हैबिटेट के अंदर कॉलोनाइज हो रही है तो वहाँ पे बर्थ रेट से भी ज़्यादा किसको प्राथमिकता दी जाएगी, इंपॉर्टेंट कौन होगा, इमिग्रेशन। ठीक है, क्योंकि आप समझिए कोई हैबिटेट है, नया हैबिटेट बन रहा है, आवास बन रहा है, कोई वहाँ पर कोई नई कॉलोनाइज हो रही है ना, कोई जनसंख्या वो बाहर से आएगी और जन्म होगी तो कोई टाइम लगेगा उसको भाई, 1 साल लग सकता है, 2 साल लगते हैं जन्म में। तो अगर कोई डायरेक्ट आ ही रही है, कोई भी जाति हैबिटेट के अंदर कोई पॉपुलेशन बाहर से ही आ रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि जनसंख्या पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ावा कौन देगा, इमिग्रेशन देगा। तो इसलिए अपन कहते हैं, इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि न्यू हैबिटेट के कॉलोनाइज होने पर पॉपुलेशन की ग्रोथ में बर्थ रेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी होती है, आपकी इमिग्रेशन होती है। ठीक है, अब एक फॉर्मूले के बारे में बता देता हूँ कि फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला होता है आपका कि NT+1 = NT, और बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस होता है आपका डेथ प्लस एमिग्रेशन। क्या मतलब है समझते हैं, समझ में आ रहा है या हवा है ऊपर से होके जा रहा है, क्या सिस्टम है? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कहाँ गड़बड़ है, क्या नहीं है, क्या समझ में नहीं आया आप सबको। फॉर्मूला आपका N
T+1, क्या N+1, N किसको शो करेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी को T+1 समय पर, तो क्या निकालेंगे अपन, NT प्लस बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस क्या हो जाएगा आपका, डेथ प्लस एमिग्रेशन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे मुझे कोई पिछले साल है, जैसे N+1 का मतलब जैसे कोई भी 2020 की मुझे पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी है, तो उसके N+1 कोई एक जुड़ रहा है, तो इसका मतलब NT का मतलब कोई एक कम होगा, तो इसके पिछले साल की निकालूंगा। 2020 की निकालनी है तो पिछले साल की जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो कितनी होगी, 2019 प्लस उसमें बर्थ कितना है, जन्म कितने हुए उस पॉपुलेशन डेंसिटी में, उसकी संख्या लिख देंगे यहाँ पे B, प्लस उस पॉपुलेशन डेंसिटी में कितने लोग आए हैं नए, तो I, और जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी 2019 की उसमें कितने मरने वाले जीवों की संख्या कितनी थी वो डी से शो कर देंगे, और उससे उस पॉपुलेशन डेंसिटी से कितने लोग छोड़ के गए उसको अपन ई यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। ओके, ई की संख्या यहाँ लिख देंगे। तो ये जो फॉर्मूला ना आपका, ये क्या पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने को काम आता है, न्यूमेरिकल आता है कभी कभी तो आप उससे निकाल सकते हो, कुछ भी है, वैल्यू पुट करनी है आपको, सब जो दे रखी होगी और वैल्यू आपको लगानी है। ठीक है, समष्टि घनत्व का मापन कैसे करेंगे, समष्टि घनत्व का मापन, समष्टि घनत्व डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे मापना है आपको, मापन या मापना कोई एक ही बात है। जे बार से जीवों की संख्या अपन ज्ञात करके, जीवों की संख्या ज्ञात करके पॉपुलेशन डेंसिटी का पता लगाया जा सकता है। जैव भार की मात्रा को ज्ञात करके भी अपन पॉपुलेशन डेंसिटी का पता लगाया जा सकता है। भाई कोई जंगल के अंदर कोई पेड़ है तो उसकी बायोमास का पता करके वहाँ की जो पॉपुलेशन पेड़ों की कितनी उससे पता लगा सकते हैं। ठीक है, संख्या को अपन गिन के पॉपुलेशन डेंसिटी का पता लगा सकते हैं। ठीक है, सापेक्ष विधि के द्वारा भी, सापेक्ष घनत्व के द्वारा भी पता लगा सकते हैं। सापेक्ष घनत्व का मतलब कोई एक तालाब है, इस तालाब के अंदर है ना, पूरे तालाब के अंदर जो जीव होंगे, मछलियाँ हैं, जू प्लैंक्टन्स है, कोई भी है ना, कितने भी जो भी जीव होंगे, तो उसका पूरे का पता लगाना मुश्किल है। पर अपन इस एरिया से निकालेंगे ना, माने कि इस एरिया का अपन ने चेक कर दिया 25% है कि इतने 25% एरिया में अपन पता कर ले, तो अपन को ये आइडिया लगा सके इंटू 4 करके अपन क्या करें, पता लगाया जा सकता है कि वहाँ पर समझते कि तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। समझ में आया है ना। तो इस एरिया का पता पर 25%, 25 अपन पता लग सकता है। यहाँ हो सकता है 100 संख्या निकली यहाँ पे, तो यहाँ पर भी 100 होगी, यहाँ पर भी क्या होगी आपकी 100, और यहाँ पर भी 100, टोटल कितनी 400। तो आप ऐसे सापेक्ष के द्वारा पता लगा सकते हैं। और होता है एक आपके फीकल मटेरियल के द्वारा, और सेंसेशन यानी कि टाइगर सेंसस के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से भी पता लगाया जा सकता है। अप्रत्यक्ष का मतलब रूप से, अप्रत्यक्ष आता है सेंसस, SCNCUS। सेंसस का मतलब होता है कि जो से उसके वो जो पग है, कोई भी आपके पग किसके, शेर के, हाथी के ना, टाइगर के पग, मार्क्स और फेसिस के द्वारा। टाइगर सेंसस यानी कि टाइगर सेंसस यानी कि पग मार्क्स के द्वारा पैरों के निशान को गिन के, और फेसिस यानी कि जो मल्याविष्टा के, मल्याविष्टा से भी पता लगाया जा सकता है। ठीक है, पग मार्क्स और फिशिस से भी पता लगाया जा सकता है। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर दो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बोर तो नहीं हो रहे हो सब? बोर हो रहे तो पढ़ना तो पड़ेगा, डॉक्टर बनना है तो। आगे देखते हैं। अब एक टर्म है की स्टोन स्पीसीज। की स्टोन स्पीसीज, की स्टोन स्पीसीज की पहले परिभाषा लिखी अपन।
एक ऐसी जाति जो संख्या या जैव भार में कम होती है, एक ऐसी प्रजाति जो संख्या या जैव भार यानी कि नंबर या बायोमास में कम होती हैं, जो संख्या या जैव भार में कम होती हैं परंतु पारितंत्र की संरचना व कार्य पर सर्वाधिक प्रभाव दर्शाती हैं। परंतु पारितंत्र की संरचना व कार्य, पारितंत्र की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर व कार्य पर अधिक प्रभाव दर्शाती हैं, कार्य पर सर्वाधिक प्रभाव दर्शाती हैं, सर्वाधिक प्रभाव दर्शाती हैं, उसे कीस्टोन स्पीसीज कहते हैं, उसे कीस्टोन स्पीसीज कहते हैं। एग्जाम्पल उसके बाद समझाता हूँ आपको। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर पाया जाने वाला, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर पाया जाने वाला फिग का पेड़, फिग यानी कि अंजीर का वृक्ष, क्या मतलब है? कीस्टोन स्पीसीज का मतलब होता है कि ऐसी प्रजाति जो संख्या या जैव भार में कम होती है परंतु पारितंत्र की संरचना व कार्य पर सर्वाधिक प्रभाव दर्शाती है। इकोसिस्टम में यह बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है कीस्टोन स्पीसीज में जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, जो अंजीर का वृक्ष है, तो किसी भी जंगल के अंदर देख लो आपके अंजीर का वृक्ष पाया जाता है। तो जहाँ अंजीर का वृक्ष है ना, तो अंजीर का वृक्ष जो पारितंत्र में स्ट्रक्चर और कार्य पर सर्वाधिक प्रभाव दर्शाता है, क्योंकि है तो संख्या में कम है भाई। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आप देखोगे ना, अंजीर का वृक्ष संख्या में कम है, जैव भार देखोगे बाकी सब की तुलना में तो भी कम, नंबर देख रहे हो तो भी कम है, पर इसका जो प्रभाव है जो इकोसिस्टम में सर्वाधिक है। कैसे? क्योंकि एक तो अंजीर का वृक्ष है तो वो क्या है, फोटोसिंथेसिस करता है। आप कहोगे सर फोटोसिंथेसिस तो घास भी करती है और बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे वो भी फोटोसिंथेसिस कर देंगे, तो फिर ये कीस्टोन स्पीसीज कैसे हो गया? अरे भाई घास भी फोटोसिंथेसिस करती है, बाकी सब के पेड़ पौधे होंगे वो भी करेंगे, परंतु ये प्रोड्यूसर के भांति कार्य कर रहा है और जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो जो ऊर्जा बनाएगा, इसके अलावा इस पेड़ के ऊपर जो आता आपके फल फ्रूट्स होते हैं, है ना, जो आपके बीज होते हैं, है ना, इनका जो इस्तेमाल जो होंगे वो वहाँ पे जंगल में पाए जाने वाले जीव, बंदर हैं, गिलहरियाँ हैं, इसका इस्तेमाल भी तो करेगी, मतलब फोटोसिंथेसिस भी करेगी। इसके अलावा जो भी ना फल फ्रूट्स वगैरह, जो लकड़ियाँ वगैरह, सारे काम आएगी इसका इफ़ेक्ट होगा इकोसिस्टम के अंदर अपने आप को अस्तित्व बनाए रखने के लिए। इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसीलिए पारितंत्र की जो संरचना व कार्य पर तो सर्वाधिक प्रभाव होगा, लेकिन संख्या में और जैव भार में क्या आपकी कम होती हैं। उसके बाद अपन देखते हैं आपका क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। क्रिटिकल लिंक स्पीसीज का क्या मतलब होता है? CRITICL, क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। क्रिटिकल लिंक स्पीसीज का क्या मतलब है? कुंजशिला प्रजाति। क्रिटिकल का मतलब कुंजशिला प्रजाति, इंग्लिश हिंदी में पता नहीं मुझे। क्रिटिकल लिंक स्पीसीज का मतलब होता है ऐसी जाति जो अन्य नेटवर्क जातियों को सहायता प्रदान करती है। ऐसी जाति जो अन्य नेटवर्क जातियों को, जो अन्य नेटवर्क जातियों को सहायता प्रदान करती हैं, जो अन्य नेटवर्क जातियों को सहायता प्रदान करती हैं।
क्या कहलाती है? क्रिटिकल लिंक स्पीसीज कहलाती है। क्रिटिकल लिंक स्पीसीज कहलाती है। एग्जाम्पल माइकोराइजा। माइकोराइजा जो होता है, जो एक प्रकार की क्या है, कवक है, और जो ये जो होती है वो पाइनस की मदद करती है। किसमें? पाइनस की किसमें मदद करेगी? पाइनस को अगर क्या चाहिए वाटर और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो कवक क्या करेगी? इसकी मदद करती है पाइनस की। किसके? वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में, और वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करके पाइनस को देती थी। तो क्या कर रही है माइकोराइजा? क्या है? कवक और पाइनस का मिक्सर होता है। तो इसमें जो कवक जो होती है वो वाटर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करके पाइनस को देती है। इसका मतलब क्या कर रही है? एक जाति दूसरी जाति की क्या कर रही है? मदद कर रही है। तो किसका एग्जाम्पल हो गया? अन्य नेटवर्क जातियों का क्या कर रही है? सहयोग कर रही है। तो क्रिटिकल लिंक स्पीसीज का एग्जाम्पल है। या आप कह सकते हो दूसरा एग्जाम्पल में पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स मतलब पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स जो होती है वो एजेंट नहीं, पॉलिनेटर जो होते हैं वो आपको पता है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाते हैं, परागण में मदद करते हैं। तो ये सब एजेंट वगैरह जो होते हैं वो सब किसकी? एक दूसरे की मदद ही करें, पॉलिनेशन में हेल्प हो रही है। तो ये सारा एग्जाम्पल किसके? क्रिटिकल लिंक स्पीसीज के होते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज, आपने पूरा वीडियो वगैरह देखा, उसके लिए सो रियली वेरी थैंक यू। और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो। थैंक यू।